नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप और आप देख रहे हैं हमारा खास शो नेटवर्क ऑफ वॉर। मिडिल ईस्ट की तपती जमीन पर एक बार फिर बारूद की गंध तेज है। ईरान और अमेरिका आमने सामने खड़े हैं और इसी टकराव के बीच एक शब्द बार बार गूंज रहा है, शिया क्रेसेंट। क्या है ये आधा चांद? एक धार्मिक पहचान या फिर बारूद से भरा वो नेटवर्क है जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ाकर रख दी है। ईरान से लेकर इराक, सीरिया से लेबनान तक फैला यह असर और इसके साथ जुड़े दुनिया के कुछ सबसे ताकतवर देश ऐसे आतंक का आधा चांद कहते हैं। तो वहीं ईरान इसे रेजिस्टेंस की ताकत बताता है। तो सवाल बड़ा है, क्या यह सुरक्षा का कवच है या वैश्विक खतरे की सबसे खतरनाक कड़ी? तो चलिए आज हम खोलेंगे शिया क्रेसेंट का पूरा सच सीधे, साफ और बेबाक अंदाज में। ईरान अमेरिका टकराव, पश्चिम एशिया में बढ़ा तनाव। शिया क्रेसेंट का असर, बदलता पावर बैलेंस। कुद्स फोर्स एक्टिव, दुनिया अलर्ट। हिजबुल्लाह हमास हूती कनेक्शन से टेंशन। ईरान समर्थित नेटवर्क से बदले समीकरण। शिया क्रेसेंट बना बड़ा फैक्टर। आर्मी तैयार है, मिसाइलें तैनात हैं, राजनीति की लड़ाई तेज हो गई है और पश्चिम एशिया की जमीन पर फिर से शोर और झंकार की आवाजें गूंज रही हैं। आज के वक्त में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं रहा, बल्कि ये पूरे पश्चिम एशिया के सामरिक संतुलन को चुनौती दे रहा है। इसी टकराव के बीच एक शब्द बार बार सुना जाता है, शिया क्रेसेंट। एक ऐसा नाम जिसे समझे बिना आप आज की वैश्विक राजनीति को पूरी तरह समझ नहीं सकते। शिया क्रेसेंट ये सिर्फ किसी नक्शे पर एक आकृति नहीं है, ये एक भू राजनीतिक शक्ति, प्रभाव संरचना और सैन्य नेटवर्क का प्रतीक है जो पश्चिम एशिया से आगे बढ़कर आज पूरी दुनिया की नजर में विवाद की वजह बन चुका है। लेकिन जब हम शिया क्रेसेंट शब्द सुनते हैं तो इसका मतलब सिर्फ एक धार्मिक पहचान जैसा मैदान नहीं, बल्कि वो इलाका है जहां शिया मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, जहां ईरान का प्रभाव गहरा और बढ़ता हुआ दिखाई देता है। एक ऐसा इलाका
जो दुनिया की शक्ति समीकरण को बदलने की क्षमता रखता है। शिया क्रिसेंट को समझना आसान नहीं है, लेकिन इसका असर हर उस जगह दिखता है जहां शिया बहुल आबादी है, जहां ईरान का प्रभाव है। ये नेटवर्क ईरान से शुरू होकर इराक, सीरिया, लेबनान और यमन तक फैला हुआ है। इसे सिर्फ धार्मिक पहचान या सांस्कृतिक समुदाय समझना भूल होगी। ये आज एक रणनीतिक शक्ति, प्रॉक्सी युद्ध और वैश्विक राजनीति के टकराव का प्रतीक बन चुका है। शिया क्रिसेंट ये शब्द मूल रूप से साल 2004 में जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला II ने इस्तेमाल किया था, तब जब उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में एक इलाका है जहां शिया बहुल आबादी के कारण ईरान का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और ये इलाका ईरान, सीरिया और लेबनान के रास्ते ईरान पर एक तरह से आधा चांद जैसा आकार लेता है। उस समय इसका मतलब था धार्मिक और जनसंख्या आधारित भू राजनीतिक ध्यान, लेकिन बाद में ये एक विस्तृत रणनीतिक नेटवर्क के रूप में उभरा। बता दें, शिया क्रिसेंट वो इलाका है जहां शिया समुदाय की मौजूदगी प्रमुख है, जैसे ईरान, इराक, लेबनान, सीरिया और यमन। और ये इलाका समय के साथ राजनीतिक और सैन्य प्रभाव के कारण एक बड़ा शक्ति कार्ड बन गया है। इससे पहले ये सिर्फ एक सांस्कृतिक या धार्मिक सोच थी, लेकिन अब इसके पीछे व्यापक रणनीति, सैन्य गठबंधन और राजनीतिक गठजोड़ है। शिया क्रिसेंट शब्द का प्रयोग अगर हम देखें, सबसे पहले किंग अब्दुल्ला ने 2004 में किया था, जिसका आशय कहीं ना कहीं भौगोलिक रूप से ईरान से शुरू होकर इराक, सीरिया, लेबनान तक फैला हुआ है और इसके माध्यम से कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकली एक इस्लामिक नैरेटिव क्रिएट करने का काम किया है, जो कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक डेप्थ को लेकर के मुख्य रूप से काम करने पर फोकस करता है। ये ईरानी नेटवर्क अपने सुरक्षा हितों को सीमाओं के बाहर सुरक्षित करने का प्रयास करता है और खास करके पश्चिमी एवं क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी जो जस्ट फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं सऊदी अरेबिया और इजराइल है, उनको कहीं ना कहीं बैलेंस करने का काम करता है। इस संगठन के माध्यम से कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं ये एक रीजनल, रिलीजियस एंड स्ट्रेटेजिकली दोनों का कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो शिया क्रिसेंट है एक तरीके से एक प्रॉक्सी वॉर की अवधारणा को फॉलो करता है। इस प्रॉक्सी वॉर की अवधारणा में हम देख सकते हैं कि ईरान की रणनीति डायरेक्ट वॉर से कहीं ना कहीं बचने की और नॉन स्टेट एक्टर्स जो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव में। ईरान की रणनीति क्यों बढ़ रहा ये नेटवर्क? ईरान एक ऐसा देश है जहां शिया मुसलमानों की संख्या लगभग पूरी आबादी का हिस्सा है और इस देश में शिया धर्म का राजनीतिक स्वरूप भी सत्ता में है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने सिर्फ अपने देश को बदलने का काम नहीं किया, बल्कि उसने एक क्षेत्रीय नेतृत्व की रणनीति बनाई। ईरान ने यह महसूस किया कि अगर वो खुद को सिर्फ एक राष्ट्रीय शक्ति के रूप में देखेगा तो वो अमेरिका और उसके साथी देशों के प्रभाव का मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने अपनी रणनीति को प्रॉक्सी यानी प्रतिनिधि शक्ति नेटवर्क के तौर पर विकसित किया, ऐसे ग्रुप्स और संगठनों को समर्थन देकर जो अलग अलग देशों में उसकी नीति और प्रभाव को आगे बढ़ा सकें। ये प्रभाव स्थापित करना किसी साधारण राजनीतिक संरचना जैसा नहीं था, इसे ईरान ने सैन्य, आर्थिक और रणनीतिक सबूतों से मजबूत किया। ये रणनीति पिछले कुछ दशकों में इस तरह विकसित हुई कि शिया बहुल इलाकों के भीतर उसने ऐसे गठबंधनों को तैयार किया जिन्होंने न सिर्फ स्थानीय राजनीति को बदल दिया, बल्कि अंतरराष्ट्रीय पावर गेम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही कारण है कि आज शिया क्रिसेंट सिर्फ धार्मिक ग्रुप नहीं, बल्कि एक राजनीतिक शक्ति और सैन्य गठबंधन का प्रतीक बन चुका है, जो पूरे मध्य पूर्व को अपने प्रभाव में रखता है और उससे आगे जाने की क्षमता रखता है। तो यहां भी कहीं ना कहीं नॉन स्टेट एक्टर्स को एक मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास किया गया है।
चाहे वो लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के माध्यम से हो, हुतीस के अंदर यमन के माध्यम से हो। और इसका रीजन है बेसिकली लो कॉस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स को, सस्टिमेट्स को बढ़ावा देना, और इसके थ्रू जो सीधी कहीं ना कहीं अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने से एक बचाव का एक तरीका है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं ये प्रॉक्सी वॉर को टालने का कहीं ना कहीं डायरेक्ट वॉर से प्रॉक्सी वॉर को कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है, जो डायरेक्ट वॉर को दूर करने का प्रयास करता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें सुपर नेटवर्क को चुनौती देता हुआ, हाँ कई प्रेस्पेक्ट्स में हम कह सकते हैं कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स या क्वाड फोर्स जिसको हम कह सकते हैं, जो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय नेटवर्क को डेवलप करने का काम कर रहा है, मिसाइल एंड स्ट्रेटेजिक ड्रोन कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, इसको लेकर के इसने काम किया है। शिया क्रिसेंट का वास्तविक नेटवर्क कौन कौन जुड़े हैं? जब हम शिया क्रिसेंट की बात करते हैं तो इसके पीछे सिर्फ ईरान अकेला नहीं है। ये नेटवर्क कई ऐसे संगठन और ग्रुप्स से मिलकर बना है जिनके नाम आज दुनिया की राजनीति में सबसे चर्चित और विवादित हैं। कुद्स फोर्स, हिजबुल्लाह, हमाम, बद्र संगठन और हूती आंदोलन ये सिर्फ संगठन नहीं बल्कि एक सशस्त्र, संगठित और खतरनाक नेटवर्क हैं जिनके पीछे ईरान की रणनीति और समर्थन है। कुद्स फोर्स ईरान की सैन्य ताकत का वो हिस्सा है जो सिर्फ देश की सीमाओं तक सीमित नहीं है। ये ग्रुप लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमाम, इराक में बद्र और यमन में हूती आंदोलन को सैन्य और रणनीतिक मदद देता है। हिजबुल्लाह लेबनान में सबसे सशक्त संगठन है। ये राजनीतिक दल और मिलिशिया दोनों है और इसकी सशस्त्र क्षमता इसे एक खतरनाक शक्ति बनाती है। इजराइल के खिलाफ इसके हमले और क्षेत्रीय गतिविधियों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी संगठन घोषित करवा दिया। वहीं हमास गाजा पट्टी में सक्रिय है और इजराइल के खिलाफ संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। इसे भी समय समय पर ईरान का समर्थन मिला है। इराक में बद्र संगठन और यमन में हूती आंदोलन शिया क्रिसेंट का हिस्सा है। ये संगठन स्थानीय संघर्षों से आगे बढ़कर वैश्विक पावर गेम का हिस्सा बन गए, लेकिन ईरान इसे एक प्रतिरोधी धुरी कहता है। उनका कहना है कि ये नेटवर्क उन शक्तियों के खिलाफ सुरक्षा कवच है जो पश्चिम एशिया में दबाव बनाते हैं। शिया क्रिसेंट के इस नजरिए के मुताबिक ये सिर्फ सुरक्षा, प्रभाव और राजनीतिक रणनीति का साधन है, लेकिन दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली देश इसे आतंकवादी नेटवर्क मानते हैं क्योंकि इसके ग्रुप्स उनके सैनिक ठिकानों और सहयोगियों के लिए खतरा पैदा कर चुके हैं। अमेरिका और उसके सहयोगियों का मानना है कि ये नेटवर्क क्षेत्रीय और वैश्विक अस्थिरता को फैलाता है। वहीं ईरान और उसके समर्थक इसे सुरक्षा और प्रभाव बनाए रखने की रणनीति मानते हैं। हम बता दें कि आज शिया क्रिसेंट सिर्फ पश्चिम एशिया का हिस्सा नहीं रह गया, ये वैश्विक राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री मार्गों और अंतर्राष्ट्रीय संतुलन के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। ये नेटवर्क हर उस संघर्ष का केंद्र है जो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगियों से जुड़ा है। शिया क्रिसेंट ने पश्चिम एशिया को सिर्फ संघर्ष का मैदान नहीं बनाया है बल्कि एक वैश्विक टकराव और रणनीतिक नेटवर्क का प्रतीक बना दिया है। ये वो ताकत है जिसे समझना, उसके असर को देखना और भविष्य की राजनीति में इसका अहमियत समझना आज के समय में बेहद जरूरी है। बताते चलें कि ईरान इतिहास में सफवी परंपरा से जुड़ा है जिसका समय है 1501 से 1736। सऊदी अरब वहाबी या सल्फी परंपरा से जुड़ा हुआ है। सफवी राजाओं ने ही ईरान में शिया को राजधर्म का दर्जा दिया था। ये बात ओटोमन या सुन्नियों से संघर्ष की वजह बनी थी। 1744 में मोहम्मद इब्न सऊद के साथ वहाबी विचारधारा का गठबंधन हुआ। वहाबी सुन्नी इस्लाम में एक कट्टरपंथी सुधार आंदोलन माना जाता है। इसके बाद ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे के कट्टर विरोधी कहे जाने लगे। ईरान ने 1979 में जब इस्लामिक क्रांति सफल हो गई तो दोनों ओर से इस्लाम के सेनापति बनने की कवायद काफी तेज हुई। यहाँ ईरान अमेरिका और पश्चिम एशिया से दूर होता चला गया, जबकि सऊदी अरब धीरे धीरे अमेरिका
ईरान ने सालों में एक ऐसा नेटवर्क खड़ा किया जो सीमाओं से नहीं बंधा बल्कि विचारधारा और हथियारों से जुड़ा। लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, इराक में बद्र संगठन और यमन में हूती आंदोलन, इन सब को जोड़ती है एक कड़ी, रणनीति और सपोर्ट। और यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल इसे सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि सीधा खतरा मानते हैं। लेकिन क्या सच इतना ही सीधा है या फिर शिया क्रिसेंट वो शतरंज की चाल है जिसमें हर मोहरा अपने हिसाब से खेल रहा? आज की इस खास पेशकश में हम आपको दिखाएंगे आपको वो तस्वीर जो अक्सर हेडलाइंस में छिप जाती है, क्योंकि ये सिर्फ मिडिल ईस्ट की कहानी नहीं, ये पूरी दुनिया की राजनीति का गेम चेंजर है। देखिए रिपोर्ट। ईरान अमेरिका टकराव में शिया क्रिसेंट की भूमिका। अब जब हम 2026 के वक्त और राजनीतिक और सैनिक वास्तविकताओं को देख रहे हैं, तो ईरान और अमेरिका का टकराव केवल दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं रहा। ये टकराव एक बड़े नेटवर्क की लड़ाई बन चुका है। एक ऐसा नेटवर्क जिसमें शिया क्रिसेंट का प्रभाव, रणनीति और सक्रियता सीधे विश्व राजनीति पर असर डाल रही है। जब अमेरिका पश्चिम एशिया में अपने सहयोगियों जैसे इजराइल, सऊदी अरब और दूसरे देशों की सुरक्षा को बनाए रखना चाहता है, तब वह शिया क्रिसेंट नेटवर्क को खतरा के रूप में देखता है। अमेरिकी और पश्चिमी आलोचक कहते हैं कि ये नेटवर्क प्रॉक्सी वॉर यानी परोक्ष युद्ध रणनीति के तहत चलता है, जहां ईरान प्रामाणिक रूप से जंग में नहीं उतरता, लेकिन अपने सहयोगी ग्रुप्स को समर्थन देता है, जिससे यह संघर्ष बढ़ता है। उसी नजरिए के तहत अमेरिका और उसके सहयोगी कहते हैं कि ये नेटवर्क न सिर्फ पश्चिम एशिया में अस्थिरता फैलाता है, बल्कि उसके रणनीतिक हितों, उसके सहयोगियों की सुरक्षा और वैश्विक संतुलन को भी नुकसान पहुंचाता है। यही वजह है कि अमेरिका और कई यूरोपीय देशों ने इनमें से कई ग्रुप्स को आतंकवादी संगठन घोषित किया है, ताकि इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग किया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ ईरान खुद इसे एक रक्षात्मक नेटवर्क के रूप में पेश करता है। इस संगठन के संदर्भ में देखें कि क्या ये सभी संगठन एक ही नेटवर्क के हिस्से हैं? कह सकते हैं। कई बार हमें ऐसा प्रतीत भी होता है, चाहे क्वाड फोर्स हो, हिजबुल्लाह हो, हमास हो, बॉर्डर एग्जामिनेशन हो, हुतीज हो, ये कहीं ना कहीं इनका जो मेन कॉन्सेप्ट है, एक तरीके से कहने को तो ओवरऑल एक संगठन का पार्ट नहीं दिखते, बट इनका जो नेटवर्क अलायंस सिस्टम है वो कहीं ना कहीं मिलता जुलता है, जो कहीं ना कहीं इस्लामिक आइडियाज एंड नॉर्म्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉलो करता है, जो कहीं ना कहीं एंटी इजराइल, एंटी यूएस पॉलिसीज को डिफरेंट सेक्टर्स में देखता है। और हम देख सकते हैं कि डिफरेंट सेक्टर्स में, चाहे वो फाइनेंशियल हो या फिर सैन्य प्रशिक्षण के संदर्भ में हो या आइडियोलॉजिकली समर्थन के संदर्भ में हो, अलग अलग पर्सपेक्टिव से ये संगठन कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो उन शक्तियों के खिलाफ अड़चन पैदा करने के लिए है जो पश्चिम एशिया में दखल करना चाहते हैं। ईरान का दावा है कि नेटवर्क उनके सहयोगियों को सुरक्षा देता है, साथ ही अमेरिका और उसके साथियों के दबाव का सामना करने की क्षमता बढ़ाता है। क्यों कुछ देश इसे आतंकी नेटवर्क कहते हैं?
कई शिया क्रिसेंट से जुड़े ग्रुप्स पर यही आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से आम लोगों पर हमले किए हैं, सरकारी ठिकानों को निशाना बनाया है या व्यापक अस्थिरता फैलाने वाले सैन्य अभियान चलाए हैं। इतिहास और विचार के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं तो शिया क्रिसेंट में सबसे बड़ा नाम सामने आता है हिजबुल्लाह का। इस इलाके में हिजबुल्लाह का विस्तार क्षेत्र देखें तो पता चलता है कि मध्य पूर्व में लेबनान, सीरिया, इराक, यमन, बहरीन, फिलिस्तीन, अफ्रीका में सिएरा लियोन, सेनेगल, गाम्बिया, आइवरी कोस्ट, कांगो, यूरोप में फंडिंग और लॉजिस्टिक नेटवर्क, लैटिन अमेरिका में भी फंडिंग और क्रिमिनल नेटवर्क के रूप में फुटप्रिंट्स का दावा किया जाता है। फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल से लड़ने के क्रम में हिजबुल्लाह का नाम लिया जाता है। इसने पूरी दुनिया में रॉकेट हमले की रणनीति को प्रचलित किया। रॉकेट शिप और एंटी टैंक मिसाइल भी इसके प्रमुख हथियार हैं। इजराइल के घरेलू हिस्सों में लेबनान से छूटने वाले हिजबुल्लाह के रॉकेट बहुत गहरे ढाते हैं। इजराइल अक्सर हिजबुल्लाह पर भारी हमले करता है। हिजबुल्लाह ईरान की एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंट रणनीति में इराक, सीरिया, यमन, फिलिस्तीन को ट्रेनिंग, हथियार और सामरिक महत्व देता है। इस आधार पर कहा जाता है कि ईरान इस पूरे इलाके में हिजबुल्लाह की मदद से अपना एजेंडा आगे बढ़ाता है और इनके हिंसक गतिविधियों में दुनिया की शांति को चुनौती भी मिलती है। बता दें, आज शिया क्रिसेंट सिर्फ पश्चिम एशिया का नाम नहीं रह गया है, ये वैश्विक राजनीति में एक पैमाना बन चुका है। इस नेटवर्क ने लड़ाकू रणनीति, आतंकवाद, राजनीतिक प्रभाव और रणनीतिक संतुलन को एक ही दिशा में खड़ा कर दिया है। जैसे जैसे ईरान और अमेरिका के बीच टकराव जारी है, शिया क्रिसेंट का नाम हर मसले पर साथ आता है, चाहे वो तेल सुरक्षा हो, समुद्री मार्गों की स्थिरता हो या वैश्विक शक्ति संतुलन। दुनिया के बड़े पावरफुल देश इसे न सिर्फ एक क्षेत्रीय समस्या मानते हैं, बल्कि एक वैश्विक सुरक्षा, राजनीति और भविष्य निर्माण की चुनौती मानते हैं। लेकिन दूसरी ओर जिनका मानना है कि नेटवर्क केवल आतंक नहीं है, वो इसे क्षेत्रीय संतुलन, सुरक्षा गठबंधन और एक समर्थित समुदाय की रक्षा का तरीका कहते हैं। आज शिया क्रिसेंट न सिर्फ एक नाम है, बल्कि एक बड़ी चुनौती, एक जटिल शक्ति नेटवर्क और एक गंभीर राजनीतिक संघर्ष का प्रतीक बन चुका है। एक ऐसा संघर्ष जो न सिर्फ पश्चिम एशिया में बल्कि दुनिया के कई हिस्सों के भविष्य को आकार देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और हमारे खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।